हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9 के चैप्टर ग्रेविटेशंस के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और इसको मैं पार्ट वाइज लेक्चर तैयार करूंगा। इसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपको जो डिस्कस करूंगा दैट इज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन आपको मालूम होगा, हमारा लेक्चर आपके पास है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हैं। बस सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यस, और जब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो यही आपका ग्रेविटेशन है। अर्थ भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर ही अट्रैक्ट करती है। मैंने बताया था कि एप्पल ट्री से फॉल करके अर्थ की तरफ जा रहा था। ये एक कहने में सुना है, इसका फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता, ठीक है। साइंटिफिक बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि नहीं है आई डोंट नो, नोबडी नोस। लेकिन ये फैक्ट है कि हर चीज अर्थ की तरफ ही गिर रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, यस। तो जब अट्रैक्ट कर रही है तो उसके बाद साइंटिस्ट न्यूटन ने एक रूल दिया था, और जिस रूल को कहते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। और वो रूल है क्या? देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज F प्रोपोर्शनल m1 m2 by r स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। और ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है। और G क्या है? G इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आपको मालूम है, और इसका वैल्यू क्या है? दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, राइट। और आज हम इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिएगा इसको, ये आपको मालूम है, फिलहाल ये फ्रेश किया है मैंने आपको, ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें नोट करके रखे हैं, उन पे डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके मासेस m1 m2 है और डिस्टेंस है r, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यस। कहते हैं इफ डिस्टेंस इज reduced to then न्यू फोर्स क्या होगा? अगर इस डिस्टेंस को आधा कर दें, आधा करने का मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां है और इसके दूसरा यहां पे आ जाए, यानी m1 m2 और ये डिस्टेंस क्या हो गया? r/2। तो नाउ व्हाट विल बी द फोर्स? देखिए, कहते हैं फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैंने पहले लिखा था इफ r डैश इज इक्वल टू r/2। ये डिस्टेंस अगर हम लोग r डैश मान लें तो r डैश कितनी है? r/2 क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर द फोर्स विल बी F डैश एंड दिस विल बी व्हाट? G m1 m2 और r डैश स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे G m1 m2 और r डैश की जगह r/2 स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 4 ऊपर जाएगा, दैट इज 4 G m1 m2 बाई r स्क्वायर। और आप देखो G m1 r2 स्क्वायर बाई क्या है? F, यानी 4F। F डैश इज इक्वल टू 4F। और इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि फोर्स हमारा अगर डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो इट विल बिकम 4 टाइम्स, यस। डिस्टेंस, अब फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर, यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। लेकिन यहां डिस्टेंस क्या हो रहा है?
डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, हाफ हो जाए, तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा? इट विल बिकम 4 टाइम्स। यस, तो आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, मैं हटाता जाऊंगा और आप कॉपी करते जाइएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यस, हटा रहा हूं। ओके, देखिए ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than light object? देखो, जैसे है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, और इनको छोड़ें तो हैवी मास है ना इसका, ये m है और ये m है, और कैप आपको मालूम है कि कैपिटल M इज मोर देन स्मॉल m, तो क्या होना चाहिए? इसको जल्दी आना चाहिए ना। तो यही पूछ रहे हैं कि अगर हैवी मास और स्मॉल मास है तो हैवी मास जल्दी क्यों नहीं आता है? उसका कारण सिंपल सा है कि अगर इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, मतलब वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा? बोथ विल फॉल टुगेदर। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। और अगर एयर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? हैवी वाला जल्दी गिर जाता है। क्यों? एयर रेजिस्टेंस इस पे ज्यादा इफेक्ट करेगा और इसका मास ज्यादा इस पे कम इफेक्ट करेगा, तो इसीलिए हैवी मास अगर जल्दी गिर रहा है तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है। अदरवाइज आप देखेंगे कि चाहे जितना भी डिफरेंस हो मास में, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो दोनों एक साथ गिरेंगे, और इसके लिए मैंने आपको वीडियो भेजी थी, राइट? ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस? लिसन, सीधा सा क्वेश्चन है कि अर्थ और 1 kg का ऑब्जेक्ट, यानी ये अर्थ है और ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो m और ये क्या है? कैपिटल M, इसका मास 1 kg, और क्या दिया मैं देख के बता रहा हूं क्वेश्चन, देखिए 1 kg ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, और m क्या दिया हुआ? ये लिख दे रहा हूं यहां पे, m that is mass of the earth is 6 into 10 power 24, 6 into 10 to power 24 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से यहां तक की रेडियस, मतलब यहां से यहां तक की रेडियस जो r दे रखा है, दैट इज r इज इक्वल टू 6.4 into 10 to power 6 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब m1 की जगह हो गया, m2 की जगह हो गया, r ये हो गया, तो फोर्स क्या लगेगा? F इजिकल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब G m1 की जगह स्मॉल m, m2 की जगह कैपिटल M, r की जगह r स्क्वायर। ये अर्थ सरफेस पे मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ दे रहा हूं, देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, यानी ये ऑब्जेक्ट कहां है? अर्थ की सरफेस पर है, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? और यस, तो G 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, M की जगह 1, कैपिटल M की जगह 6 इंटू 10 टू पावर 24 अपॉन r स्क्वायर, यानी 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.6.41 इट विल कम 12 24, दैट इज 9.8 न्यूटन अप्रॉक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 9.8 न्यूटन। स्टूडेंट्स यू राइट डाउन, ये क्या है? फोर्स बिटवीन 1 kg एंड अर्थ,
ये क्वेश्चन हमारा ये 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोट कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कहते हैं द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अर्थ और एक मून है। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करें तो आप देखिए, ये इसको अर्थ मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं मून, और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो कहता है। और जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या ये फोर्स ज्यादा होगा या एफ ई और एफ एम, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? भाई मास तो इसका ज्यादा है ना, इसका कम है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? तो कहते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर। दोनों मासेस का प्रोडक्ट है ना ये, तो चाहे ये ज्यादा हो चाहे जो ये ज्यादा हो, कोई भी ज्यादा हो, फोर्स तो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि चाहे अर्थ का मास ज्यादा हो चाहे मून का मास ज्यादा हो, इसका मास कम है ना। लेकिन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज म्यूचुअल फोर्स, यानी जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से अर्थ मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। यस, क्लियर? दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स हो रहा है तो ये मास के प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता है, बट मास पे डिपेंड नहीं करता कि कोई ज्यादा मास का है तो तेज खींचेगा, कम मास वाला हल्के से। नो 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 लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर दे रहा हूं कि कहते हैं नेक्स्ट है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ why does the earth not moves towards the moon? If the moon attracts the earth, अब यही क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आगे बढ़ता गया कि अगर ये अर्थ है और ये मून है तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये अर्थ मून की तरफ जानी चाहिए, है ना? नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मास इसका ज्यादा है, m इज मोर देन m, यानी अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है, और जब मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। AE विल बी लेस देन AM, यानी अर्थ का एक्सेलरेशन कम होगा, और कम एक्सेलरेशन इसलिए जाएगी। ये छोड़ो, पहली बात सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स है, तो खाली यहां अर्थ और ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ठीक है ना? बहुत से हैं, तो सब बैलेंस किए। आप हमसे कह सकते चलो अर्थ का एक्सेलरेशन कम है तो मून को तो आकर के अर्थ पे गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रही है, मून ऐसे घूम रहा है, ऐसे कोई दूसरा प्लेनेट है, तो नंबर ऑफ पूरी गैलेक्सी में नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं और सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और इसी वजह से पूरा यूनिवर्स जो है बैलेंस कंडीशन में है। हाँ, ये जा किधर रहा है, ये मूव करता है इधर, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के यहां ले आता है, फिर यहां से इधर जाता है, तो होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचता है और ये यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? इसका मास बहुत ज्यादा है, ये भी मूव कर रही है, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन कम होगा और इसीलिए अर्थ की तरफ शिफ्ट नहीं करता। तो आज का लेक्चर मेरे इतने क्वेश्चन पे बेस्ड है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बात समझ में आ गई? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, राइट? मैंने फोटो खींच दिया था एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ये आपको हायर क्लास में 11th में इस पे बहुत हेल्प करेंगे, राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज रहेगा और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए 5 क्वेश्चन, इनको आप कर डालिएगा, राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।